दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं भारत इजराइल संबंधों के बारे में। अभी हाल ही में कुछ महीना पहले जनवरी 2022 में भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के बीच 30 वर्ष का पूरा हो चुका है। यानी इजराइल देश की जहां तक स्थापना की बात है तो इजराइल का एक देश के रूप में स्थापना हुआ था 1948 में। यह स्थापना उस समय हुआ था जब फिलिस्तीन के क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश फौजें वापस चली गई थी। दुनिया भर के यहूदियों को एक जगह इकट्ठा किया गया, ज्यूज को इकट्ठा किया गया। ज्यूज का काफ़ी शोषण भी हुआ था, जैसे हिटलर ने लाखों की संख्या में ज्यूस यानी यहूदियों को मरवा दिया था। तो यहूदियों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, खासतौर पर मित्र देशों ने, मित्र देशों में भी अमेरिका ने, और एक देश का स्थापना कर दिया गया जिसका नाम है इजराइल। और कहां पर? फिलिस्तीन के क्षेत्र में। इसलिए आप लोगों ने यह विवाद भी सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। भारत इजराइल के राजनयिक संबंधों को स्थापित हुए 30 वर्ष पूरा हो चुका है इसी वर्ष में। इसलिए आप लोगों ने कभी कभी डेविड का सितारा भी सुना होगा। इजराइल के झंडा को अगर आप देखिएगा तो वहाँ सितारा भी है, ब्लू कलर है, हल्का ब्लू, नेवी ब्लू और वाइट कलर में उसका जो झंडा है वहाँ पर स्टार भी है जिसको डेविड का सितारा कहते हैं। तो डेविड का सितारा और भारत का अशोक चक्र ये सिंबल दिया गया है जो भारत इजराइल संबंधों में 30 वर्ष पूरा हुआ है। और भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता कब दिया तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। ये मान्यता दिया था 1950 में। अब थोड़ा सा विस्तार से चीज़ों को समझते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी अब चूंकि अमेरिका उसको सहयोग करता है, उसके खुद के पास उसके पास हाईफाई टेक्नोलॉजी है, हथियारों का कोई कमी नहीं है, सारे के सारे जो मॉडर्न हथियार है उसके पास है, उसके पास पैसा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है दुश्मनों के बीच में भी बैठ करके। तो ये खासियत है इजराइल का। इस तौर पे जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं ये दोस्ती एक नया ऊंचाई तक पहुंचा है। अब देखिए, राजनयिक स्तर पे अगर बात किया जाए, राजनयिक मतलब कि एक देश के राजनेता दूसरे देश गए, वहाँ के नेता यहाँ पर है। नेता मतलब कोई लोकल नेता नहीं, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि जो बचपन में जो गांव की दोस्तियां होती थी कि बिना मतलब के भी लोग दोस्त हुआ करते थे। आज का ज़माना ऐसा नहीं है, लोग बहुत मतलबी हो रहे हैं। और राजनयिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा ही तो होता है। इजराइल हमारा दोस्त है तो उसका भी अपना मतलब है, हमारे देश का भी मतलब है। तो इसी आधार पे संबंध होते हैं, राजनयिक संबंध होते हैं। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजनयिक संबंधों का। भारत इजराइल का जो राजनयिक संबंध है 2017 में रणनीतिक स्तर तक पहुँच गया है। एक देश का राजनेता दूसरे देश में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी वार्तालाप, बातचीत वगैरह शुरू कर देते हैं। कुछ मुद्दा होता है उसी में बातचीत करते हैं। अब जैसे दो देश बात करेंगे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन दायरा होता है, उसी में बातचीत होता है। दो दोस्त अगर मिलकर बात करेंगे तो बहुत सारा मुद्दा, इधर उधर का मुद्दा पे भी बातचीत शुरू हो जाएगा। लेकिन दो देशों के अगर राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो कुछ सीमित मुद्दों पर ही बात होता है। भारत इजराइल का जो राजनीतिक संबंध है वो रणनीतिक स्तर तक पहुंच गया है। यानी कि अब व्यापक मुद्दों पर भी आसानी से बातचीत कर पाएंगे भारत और इजराइल। और इसको स्टार्ट किया है मोदी जी ने। रणनीतिक स्तर का राजनयिक संबंध मोदी जी के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अच्छा है। साथ ही साथ I2U2 का भी गठन किया गया है। I2U2 भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का एक गठबंधन है, आर्थिक गठबंधन है। कौन कौन? अमेरिका, इजराइल, भारत और यूएई। तो इसको भी आपने समझ लिया। I2U2 को न्यू क्वाड कहा जा रहा है, या मिडिल ईस्टर्न क्वाड कहा जा रहा है, या वेस्ट एशिया क्वाड भी कहा जा रहा है। तो राजनयिक संबंधों को आपने समझ लिया, पॉलिटिकल एंगल से दोनों देशों के बीच संबंधों को आपने देख लिया। अब बात करते हैं आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध का, क्योंकि दो देश के बीच अगर संबंध की बात करेंगे तो कितना का व्यापार हो रहा है, कौन देश किस देश में पैसा लगा रहा है, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये सब जानना होगा। भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। रूस के बाद सबसे ज़्यादा हथियार हम इजराइल से ही खरीदते हैं। ये है दोस्ती का बहुत बड़ा कारण। ठीक है, देखिए दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत बढ़ा है। जब से 1992 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध शुरू हुआ है उस समय $200 मिलियन का व्यापार था हमारे और इजराइल के बीच। लेकिन आज की अगर बात किया जाए तो 4 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है, 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है हमारे और इजराइल के बीच में। इजराइल और भारत के बीच जो व्यापार होता है किस किस क्षेत्र में होता है आपको जानना ही चाहिए। IT में होता है, फार्मास्यूटिकल में होता है, दूरसंचार में होता है, कृषि में होता है, हीरा में होता है। भारत जो चीज़ बेचता है, जिसको निर्यात कहते हैं, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं, सबसे नंबर 1 है रिफाइंड पेट्रोलियम और नंबर 2 है हीरा। आधा हीरा भारत इजराइल को बेचता है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं।
ऊर्जा, एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा यानी ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त न हो, और दूरसंचार, ऐसे क्षेत्रों में भारत में इजराइल ने इन्वेस्ट किया है, यानी भारत में पैसा लगाया है इजराइल ने। आपको ये जानकारी भी होना चाहिए। भारतीय कृषि का मशीनीकरण हो रहा है। मशीनीकरण कहने का मतलब भाई आजकल मशीन का यूज हो रहा है। पहले का जैसा थोड़ी है कि बैलगाड़ी से खेती हो रहा है, ट्रैक्टर हो रहा है, अब तो ड्रोन आ रहा है, जो स्प्रे के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल भरा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र में इजराइल का है। 2021 के मई 2021 में दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों का कार्य समझौता भी हुआ है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोनों देश मिलकर के मुक्त व्यापार को आपस में समाप्त करने पर बात कर रहे हैं। अब आपको भी लगेगा कि मुक्त व्यापार तो 2 देशों के बीच अच्छा होता है। भाई साहब, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, चित्त और पट। तो यहाँ पर मुक्त व्यापार का भी 2 पहलू है। मुक्त व्यापार से जहाँ 2 देशों के बीच अगर होगा तो पूरे इकोनॉमी को फायदा होगा, पूरा इकोनॉमी बूस्टअप करेगा, ग्रो अप करेगा। लेकिन साथ ही साथ मतलब व्यापार तो बढ़ रहा है, औद्योगिक घरानों को उससे फायदा होगा, पूरा देश का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, लेकिन समावेशी विकास को उससे दिक्कत होगा। जो श्रमिक लोग हैं उनका शोषण बढ़ता है, श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, पर्यावरणीय नुकसान होता है। तो इस वजह से मुक्त व्यापार को द्विपक्षीय स्तर पर यानी आपस में समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं भारत और इजराइल। आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। रक्षा और सैन्य क्षेत्र में राजनीतिक बात हो गया, आर्थिक बात हो गया, अब है रक्षा और सैन्य क्षेत्र तीसरा। रूस के बाद सबसे ज़्यादा हथियार हम लोग इजराइल से ही खरीदते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया। भारतीय सैन्य बल, चाहे भारतीय सेना हो या भारतीय जो सशस्त्र पुलिस बल, BSF, CRPF, जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, वहाँ पर जो हथियार का प्रणाली है वो इजरायली हथियार प्रणाली को एक श्रृंखला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक फलाना, जैसे कैसे है रशिया का बहुत सारा जो हथियार है हम लोग एक सीरीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सेना AK-47 हो गया, इसके बाद AK-203 यूज़ कर रहा है। कुछ इसी तरीके से इजराइल के साथ भी, जैसे फाल्कन अवाक, हेरान ड्रोन, बराक मिसाइल, ये सब आतंकवादी संगठनों से संबंधित खुफिया जानकारी भी दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, आप लोग इतना न्यूज़ सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो जानकारी तो होना ही चाहिए। रक्षा सहयोग में यानी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में यानी मिलिट्री के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन हुआ। यानी मिलकर के वर्किंग ग्रुप बना है। कुछ लोग मिलकर काम करेंगे कि अच्छा ये हथियार बनाया जाए, ये हथियार बनाया जाए, इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए, कुछ ऐसा, तो अच्छा चीज़ है। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भाई साहब, वहाँ का टेक्नोलॉजी सच्चाई है, इजराइल का हमसे बेहतर है। तो हायर एजुकेशन में दोनों देश अगर मिलकर काम करेंगे, खासतौर पर भारत में जो नवाचार आएगा, वहाँ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आएगा, तो यहाँ का शिक्षा का स्तर उठेगा, तो अच्छा बात है। इसके अलावा दोनों देश में लोकतंत्र है। अब दोनों देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलते होंगे तो अपने देश की विशेषताओं के बारे में बात करते होंगे। अब आप भी दो दोस्त मिलते हैं, उसी तरीके से जब 2 देश मिलते हैं तो सब अपनी विशेषताओं के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करते ही हैं। तो लोकतंत्र के बारे में बात होता होगा, लोकतंत्र के बारे में दोनों देश अपने विचार साझा करते हैं। बहुलतावाद, भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति, निर्जातीय समूह, दक्षिण के लोग काले, उत्तर के गोरे, हर तरह के लोग हैं हमारे देश में। बहुलतावादी देश है, इजराइल भी कुछ ऐसा ही है। तो लोकतंत्र और बहुलतावाद पर बात होता है। यह है शिक्षा और संस्कृति का टॉपिक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए एक नवाचार कोष भी बना है, यानी एक फंड बना है जिसको 14F कहा जाता है। क्या? 14F। इसके अलावा 5.5 मिलियन, कितना? 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट चल रहा है। रिसर्च डेवलपमेंट का 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, जिसका मुख्य लीडर हमारा ही देश है, इजराइल बोला है कि हम इसमें शामिल होंगे। आपका स्वागत है, क्योंकि आने वाला समय अक्षय ऊर्जा का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से दोनों देश मिलकर रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करेंगे। कैसे सोलर पैनल और सस्ता हो, कैसे सोलर एनर्जी ज़्यादा इफिशियंट हो, ये सब अच्छा चीज़ है, वेरी गुड। दोनों देशों के बीच कुछ चुनौतियाँ भी है, ठीक है। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उससे हमें काफ़ी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है। अगर आप पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाए तो यहाँ तेल का कीमत घट जाएगा, क्योंकि समुद्री मार्ग से जो हम लोग पेट्रोल लाते हैं, कच्चा पेट्रोलियम लाते हैं, उसको डायरेक्ट पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग ला पाते, तो लेकिन संबंध ही अच्छा नहीं है।
तो एक नुकसान है। इजराइल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इजराइल के जो पड़ोसी हैं, लेबनान है, फिर फ़िलिस्तीन है, उनके साथ भी कुछ वैसा ही संबंध है जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ है। देखिए, इजराइल सऊदी अरब के बीच संबंध ठीक ठाक है, आपको पता होगा। हम ये नहीं बताना चाहते हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ईरान और इजराइल में एकदम ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ईरान और सऊदी अरब में भी एकदम ही नहीं पड़ता है। इसके बावजूद क्या, इसके बावजूद भारत का दोनों से संबंध अच्छा है। ईरान इजराइल का नहीं पड़ता है, लेकिन भारत का ईरान इजराइल दोनों के साथ संबंध है, अच्छा संबंध है। तो इस तरह का जो भारत का संबंध है, इसको डी हाइफनेशन नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? डी हाइफनेशन नीति, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। डी हाइफनेशन नीति मैंने आपको बता दिया। दो देशों के बीच आपस में संबंध अगर सही नहीं है, जैसे कि ईरान और इजराइल, लेकिन भारत का दोनों के साथ ही संबंध है, तो भारत का ये जो पॉलिसी है विदेश नीति का, इसको कहा जाता है डी हाइफनेशन नीति, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ईरान के जो उदय से, विकास से सऊदी अरब को भी दिक्कत है, साथ ही साथ इजराइल को भी दिक्कत है। लेकिन भारत को तो ईरान से भी संबंध रखना है, सऊदी अरब से भी रखना है, और आसान नहीं है, ये चुनौती है। वो एक आदमी है और वो एक आदमी है, दोनों से आपस में नहीं पट रहा, लेकिन मेरा दोनों के साथ अच्छा संबंध है। तो यहाँ पर मेरा जो भूमिका है, मेरा जो नीति है, वो डी हाइफनेशन का नीति है, ठीक है। इसके अलावा चाइना से हमारा नहीं पड़ता है, सच्चाई बात है। इजराइल का चाइना से अच्छा खासा पड़ता है। इजराइल में बंदरगाह का भी निर्माण कर रहा है चाइना, यानी चाइना इजराइल के बीच ठीक ठाक चल रहा है, और हमारा चाइना के बीच ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा इजराइल के बीच ठीक ठाक चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, मैंने मोटा मोटी एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि डी हाइफनेशन नीति क्या होता है। अब आगे क्या करना होगा, कुछ बेसिक बात हमने देखा है कि इजराइल क्या है, इजराइल का गठन कब हुआ, कुछ ऐसा बात क्यों चर्चा में है। तो 30 वर्ष पूरा हुआ, भारत और इजराइल के पूर्ण राजनयिक संबंधों का 30 वर्ष पूरा हुआ इसी वर्ष जनवरी 2022 में। किन किन क्षेत्रों में संबंध है, चुनौतियाँ क्या है, अब आगे देखते हैं आगे की राह। इजराइल में नवाचार और अनुसंधान जो हो रहा है, उसका लाभ भारत को उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, खासतौर पे एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर में हमारा देश ताइवान पर निर्भर है। मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर है हम लोग वहाँ से लाते हैं। मोदी जी ने हाल ही में घोषणा किया है कि गुजरात में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा। मोटे तौर पर कहे तो एक बहुत बड़ा कारखाना लगने वाला है, जहाँ सेमीकंडक्टर बनेगा। सेमीकंडक्टर का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें इजराइल से मदद लेना चाहिए। अब आगे सेमीकंडक्टर आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, चाहे मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही वो चलता है। कृषि क्षेत्र में उसने बहुत क्रांतिकारी रेवोल्यूशन किया है इजराइल ने अपने देश में। इसके अलावा कृषि सहकारी नीति यानी कोऑपरेटिव, अब जैसे कि एक गांव का एग्जांपल लीजिए, गांव में अलग अलग लोग खेती करते हैं अपने खेतों पे, जाहिर सी बात है, लेकिन एक संगठन बना दिया जाए, एक सहकारी संस्था बना दिया जाए, कोऑपरेटिव बना दिया जाए, और उसके माध्यम से पूरे आरी उरी को तोड़ करके खेत का एक साथ अगर खेती किया जाए, तो ये सहकारी तरीका हो गया खेती का। इससे ज़्यादा फायदा होगा, और जितना जितना ज़मीन है उस हिसाब से बंटवारा हो जाएगा, और जो लागत लगेगा उसी हिसाब से, और जो प्रॉफिट होगा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाहते हैं हम। इसके अलावा वहाँ का जो जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी है इजराइल का, वो बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि इजराइल का अगर स्थिति को देखिएगा नक्शा में, तो एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ मिस्र है, और बालू ही बालू है, पानी बहुत ही कम है। जॉर्डन है वहाँ पे उसके पड़ोसी, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर है जो नमकीन है, वहाँ पर आदमी डूबता तक नहीं है, कहने का मेरा मतलब है। और एक साइड भूमध्य सागर है, यानी कि पानी का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आज से 50-100 साल पहले कोई इजराइल चला जाता तो वहाँ कितना मुश्किलात था, आप समझ सकते हैं। हमारे देश में तो फिर भी हालात बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जल का संकट हमारे देश में भी आ रहा है। तो इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है पानी को मैनेज करने का, पानी को प्रबंधित करने का, उससे हमें सीखना चाहिए। समझ रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी था भारत और इजराइल संबंधों को लेकर के, पूरा एक मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया बता दिया। थैंक यू।